Hey everybody, hope you all are doing well. So CMA इंटर बिजनेस लॉ एंड एथिक्स का एग्जाम आपका हो चुका है. होप आपका एग्जाम अच्छा गया होगा. काफ़ी पेपर लेवल जो है वो एवरेज था, बहुत ज़्यादा उसे डिफ़िकल्ट नहीं कहा जा सकता है. वी हैव कम अप विद द रिव्यू ऑफ दिस पेपर. बहुत ज़्यादा डिटेल में एनालिसिस नहीं करेंगे. वी वॉन्ट बी वेस्टिंग एनी ऑफ योर टाइम. जल्दी से एक ओवरव्यू ले लेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चंस थे एंड उनका आंसर क्या क्या निकल कर आने वाला है. ऑलराइट, तो आपको अपना बहुत ज़्यादा समय इस चीज़ पर वेस्ट नहीं करना है कि हमने किस किस तरीके से लिखा है. सिर्फ एक आप हिंट ले सकते हैं, ओवरव्यू ले सकते हैं कि क्या आंसर होने चाहिए थे. ऑलराइट, और फिर आपको दूसरे पेपर की तैयारी तो करनी ही है. ऑलराइट, और अगर आप इस वीडियो को आपके सारे एग्जाम्स के बाद में देख रहे हैं तो फिर आप अच्छे से अपना डिटेल्ड एनालिसिस कर सकते हैं कि आपने किस तरीके से क्वेश्चंस लिखे थे, क्वेश्चन के आंसर लिखे थे और इनके आंसर होने क्या वाले हैं. ऑलराइट, तो फिलहाल के लिए अगर आपके ऑनगोइंग पेपर चल रहे हैं तब अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको सिर्फ एक ओवरव्यू लेना है, हिंट लेना है. बहुत ज़्यादा डेप्थ में सोचना नहीं है, अपने अगले पेपर की तैयारी पर ज़्यादा ध्यान देना है. चलो ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास में कितने क्वेश्चंस थे. क्वेश्चन 1 जो है वो कंपलसरी था. उसके अलावा आपका टोटल जो पेपर है वो पूछा गया था 128 मार्क्स का. राइट, इसमें से 30 मार्क्स का आपका एमसीक्यू पोर्शन था एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपके 14 मार्क्स के 7 क्वेश्चंस निकल कर आए थे जो कि आपके 98 मार्क्स कैरी कर रहा है. राइट, तो ओवरऑल आपका पेपर जो है वो बना 128 मार्क्स का. इनमें से 7 में से आपको 5 क्वेश्चंस करने थे. सो इट कम्स टू 100 मार्क्स. राइट, चलो अब क्वेश्चंस को जल्दी से हम डिस्कस करना शुरू करते हैं. पहले एमसीक्यूज को. सेक्शन 1, द टर्म एडीआर Alternative Dispute Resolution takes in its fold various modes of settlement including dash, arbitration, conciliation and mediation. इसका आंसर क्या था? लोक अदालत. ऑब्वियसली ADR के अंदर और क्या आता है? लोक अदालत आता है. पंचायत खाप कन्फेशन इज नॉट अ पार्ट ऑफ ADR. राइट, द नेक्स्ट वन इज अ कॉन्ट्रैक्ट मे नॉट बी डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस? डेथ, इंसॉल्वेंसी, वेवर और मर्जर. देन ऑब्वियसली वेवर, क्योंकि वेवर के केस में पार्टीज अपने आप से क्या करती है? डिसाइड करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट में म्यूचुअली अग्री करके उसको डिस्चार्ज करती हैं. जबकि डेथ, इंसॉल्वेंसी, मर्जर के केस में ऑपरेशन ऑफ लॉ का काम चलता है. बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज होता है. राइट, द थर्ड क्वेश्चन का आपका आंसर था आंसर डी, ऑप्शन डी, वो मोड या फिर वो तरीका जहां पर एक बायर को ऑप्शन दिया जा रहा है कि उसके पास में ऑप्शन है कि वो गुड्स को या तो अप्रूव करेगा या फिर रिटर्न करेगा, रिजेक्ट करेगा विद इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम. तो उस सेल को क्या कहा जाता है? अप्रूवल और सेल और रिटर्न बेसिस. राइट, देन द फोर्थ वन इज इन केस ऑफ अ बैक ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज फुल ऑफ इंडोर्समेंट, अ स्लिप ऑफ पेपर मे बी अटैच्ड टू द इंस्ट्रूमेंट फॉर साइनिंग इंडोर्समेंट, सच अ स्लिप इज लीगली नोन एज डैश. अगर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट फुल ऑफ इंडोर्समेंट हो चुका है तो क्या किया जाएगा? उसके बैक पर एक स्लिप ऑफ पेपर अटैच कर दिया जाता है इंडोर्समेंट करने के लिए. उस स्लिप ऑफ पेपर को लीगली क्या कहते हैं? अलॉन्जे कहते हैं. राइट, एकदम इजी, एकदम बेसिक लेवल की एमसीक्यूज हैं जो कि आपके एग्जाम में आए हैं. देन दिस Question number 5, individual shall give his consent to become a designated partner in form number 9. Alright. Question number 6, according to section 61 of Factories Act, a child who has completed dash shall be required or allowed to in any factory. कितना years of age complete हो जाना चाहिए? 14 year complete हो जाना चाहिए. 14 में enter नहीं, 14 complete हो जाना चाहिए. Right. उसके अलावा withdrawal from the PF is not allowed for what? Purchase of a dwelling house, marriage of children, repayment of loan, withdrawal within 1 year, then marriage of children. Okay. नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट इन रिगार्ड टू शेयर सर्टिफिकेट? तो इसका आंसर निकल कर आ रहा था आपका CS, कंपनी सेक्रेटरी जो होता है वो शेयर सर्टिफिकेट इशू नहीं करता है. सो दिस वन इज इनकरेक्ट. राइट, देन क्वेश्चन नंबर 9, the OPC gives the individual entrepreneurs all the benefits of a sole proprietorship, partnership, LLP और company. Then obviously company. OPC जो है वो क्या करता है? इंडिविजुअल entrepreneur को बेनिफिट देता है कंपनी का. राइट, देन उसके अलावा a pool demanded on any question shall be taken within dash from the time when it is demand or when the demand is made 48 hours. राइट, आंसर डी आपका, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है यहाँ पर.
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 51 ऑफ कंपनीज एक्ट हु इज नॉट डिफाइंड एज अ KMP, KMP में कौन नहीं आता है, तो इसका आंसर करेक्ट था इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ऑलराइट, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एनी इंस्पेक्शन इज रिफ्यूज्ड और इफ एनी कॉपी रिक्वायर्ड इज नॉट फर्निश्ड विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम, द कंपनी शैल बी लायबल टू अ पेनल्टी ऑफ हाउ मच, ₹25,000। अगर आपने पेनल्टीज याद की होंगी तो फिर आपको ये याद रहा होगा, आपने आंसर जो है वो करेक्ट किया होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द क्राइटेरियन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, इसका आंसर आपका बी निकल कर आ रहा है, ही शैल रिलेट टू द प्रमोटर ऑफ द कंपनी, शुड नॉट बी रिलेटेड टू द प्रमोटर, तो आंसर बी इज द करेक्ट। Almost every company now has a business ethics program, mostly because technology and digital communication have made it easier to identify and publicize dash then ethical missteps. Alright, इसका ये correct answer था। Next question, a proper foundation of ethics requires a standard of dash to which all goals and actions can be compared to. इसका आपका करेक्ट आंसर निकल कर आ रहा था ए, वैल्यू। ऑलराइट, तो ये हो गए आपके MCQs। अब आ जाते हैं हमारे सेक्शन बी पर। जिसमें आपको 5 क्वेश्चंस करने थे अटेम्प्ट 7 में से, ठीक है। पर क्वेश्चन वाज कैरिंग 14 मार्क्स। ऑलराइट, चलो, तो फर्स्ट वन इज व्हाट आर डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स ऑफ ई कॉन्ट्रैक्ट्स। आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ये क्वेश्चन निकल कर आया एकदम बेसिक लेवल का, कि ई कॉन्ट्रैक्ट के आपको इंग्रेडिएंट्स बताने हैं। तो जो नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उनकी इंग्रेडिएंट्स तो होती हैं और बाकी इंग्रेडिएंट्स होते हैं, राइट। उसके अलावा डिस्कस द सर्कमस्टांसेस अंडर विच द लायबिलिटी ऑफ श्योरिटी इज कंसिडर टू बी डिस्चार्ज एंड द लायबिलिटी ऑफ श्योरिटी इज नॉट कंसिडर टू बी डिस्चार्ज। देन अगेन आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में से ये क्वेश्चन निकल कर आया है, अगेन बेसिक लेवल का एकदम स्ट्रेट क्वेश्चन है। आपको बताना है कि कौन कौन से केसेस में श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा और कौन से केसेस में श्योरिटी की लायबिलिटी डिस्चार्ज नहीं मानी जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। Demonstrate the procedure of appointment of auditor as per the LLP Act. Again LLP Act से क्वेश्चन है आपका, ऑडिटर जो है उसके अपॉइंटमेंट का आपको प्रोसीजर बताना था। एकदम स्ट्रेट क्वेश्चन है, आपको प्रोविजंस लिखने थे। डिस्कस द वेरियस टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स मेंशन्ड इन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में आपको अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स दिए हुए, पेज नंबर 127 से ये निकल कर आया है क्वेश्चन। एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट, इनक्वेट इंस्ट्रूमेंट, फॉरेन इंस्ट्रूमेंट, ये सारे इंस्ट्रूमेंट जो है वो आपको यहाँ पर बताने थे, डिफाइन करने थे, राइट। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट ए, डेमोन्स्ट्रेट क्लेम मेड अंडर द कोड ऑन वेजेस एंड द प्रोसीजर देयर ऑफ। ये कहाँ से आया था आपका, अगेन कोड ऑन वेजेस से क्वेश्चन निकल कर आया था। सेक्शन 45 जो है उसकी प्रोविजंस यहाँ पर आपको बताने थे। ऑलराइट, तो ये भी आई होप आपने किया होगा, स्ट्रेट क्वेश्चन है। डिस्क्राइब द रेगुलेशंस रिलेटिंग टू पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एंड एक्सप्लेन हाउ द ग्रेचुटी अमाउंट इज कैलकुलेटेड। ओके, तो अगेन POGA पोगा से क्वेश्चन है। सेक्शन 4 जो है उसका आपको एलाबोरेट करना था, प्रोविजन रिलेटेड टू पेमेंट एंड कैसे ग्रेचुटी का अमाउंट निकल कर आता है वो। ओके, तो सेक्शन 4 आप देख सकते हैं, आपने लिखा होगा तो आपको ध्यान होगा। क्वेश्चन नंबर 5, एनालाइज द रेलेवेंस एंड सर्कमस्टांसेस फॉर लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। कॉर्पोरेट व्हील एकदम बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, एकदम इजी क्वेश्चन है। चैप्टर 12 आपका कंपनीज एक्ट यूनिट 1 जो है उसमें से क्वेश्चन निकला था, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील जो है उसको आपको एलाबोरेट करना था। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 सब क्वेश्चन बी, एग्जामिन वेरियस एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू डायरेक्टर्स रिम्यूनरेशन एज पर द कंपनीज एक्ट। डायरेक्टर की रिम्यूनरेशन से रिलेटेड आपको प्रोविजन लिखने थे, सेक्शन 197 एंड सेक्शन 198 जो है वो आपको यहाँ पर एलाबोरेट करने थे। चैप्टर अगेन 12 कंपनीज एक्ट यूनिट 2 में आप ये देख सकते हैं, आपको ये मिल जाएगा, सेक्शन 197 एंड 198। Then question number 6, outline the provisions relating to board's report as per the Companies Act 2013. Again chapter 12 आपका unit 4 का क्वेश्चन है, section 134 जो है उससे आपको प्रोविजन लिखने हैं, बोर्ड की रिपोर्ट, बोर्ड्स रिपोर्ट जो है उससे रिलेटेड आपको प्रोविजन लिखने हैं। देन एग्जामिन कैंसिलेशन और सरेंडर और डीएक्टिवेशन ऑफ डिन, ये आपका आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ चुका है, आउट ऑफ सिलेबस। ये आपकी स्टडी मैट का पार्ट फॉर्म नहीं करता है, आपकी स्टडी मैट में आपको ये नहीं दिया हुआ है, बट स्टिल एग्जाम में आपसे पूछ लिया गया। ओके, तो इससे होप आंसर आप नहीं ही कर पाए होंगे, तो आपने हो सकता है कि इसको लीव किया होगा। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 7, इंटरप्रेट द रिलेशनशिप बिटवीन एथिक्स एंड लॉ। चैप्टर अगेन 13 आपका है, यूनिट 3 में आपका पूरा का पूरा ये रिलेशन
पर पूरा का पूरा यूनिट है रिलेशनशिप बिटवीन एथिक्स एंड लॉ, राइट। तो वो आपको लिखना था। डिस्क्राइब डिफरेंट काइंड्स ऑफ बिजनेस एथिक्स, चैप्टर 13 यूनिट 6 का एक क्वेश्चन है। टाइप्स ऑफ बिजनेस एथिक्स हमें बताने थे। एंड फाइनली जो एक क्वेश्चन आया वो आपका कौन सा आया, क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आया है। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 1 ए में क्या था, इसमें Mr. X drew a check payable to Y on order. Y lost the check and was not aware of the loss of the check. The person who found the check forged the signature of Y and endorsed it to Z as the consideration for goods bought by him from Z. Okay, Z encashed the check on the very same day from the drawee bank. Mr. Y intimated the drawee bank about the theft of the check after 3 days. Okay, review the liability of the drawee bank. तो यहाँ पर क्या liability जो ड्रॉई बैंक की है वो डिस्चार्ज हो गई है या फिर नहीं हुई है, तो अगेन यहाँ पर डिस्चार्ज हो गई है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर एक्स जो है, ठीक है, उसने ये चेक ड्रॉ किया है, फिर आगे फॉर्ज हो गया है। जी जो है वो क्या है, एक तो सबसे पहला होल्डर इन ड्यू कोर्स है, उसके अलावा यहाँ पर अगर सिग्नेचर जो है वाई की, ठीक है, एंडोर्सर की अगर सिग्नेचर जो फॉर्ज्ड है उसमें ड्रॉई बैंक लायबल नहीं होगा, तो यहाँ पर ड्रॉई बैंक जो है वो क्या हो चुका है, वो यहाँ पर डिस्चार्ज हो चुका है। सेक्शन 128 का आप रेफरेंस देंगे, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का ये क्वेश्चन है। ऑलराइट, एंड फिर फाइनली आपका जो लास्ट क्वेश्चन है वो रिलेट करता है किससे, Companies Act से। Mr. A is a director of PQR Limited appointed by its shareholder by passing an ordinary resolution. Only after 6 months of appointment, a news was published in a local newspaper or local daily mentioning his name. As per the news, Mr. A asked for a bribe of huge amount from a supplier of the company. Following this, a month later, shareholders of the company removed Mr. A from the office of the director and appointed Mr. B in his place for the time being at the said meeting. Now, Mr. A is arguing that his removal before completion of his tenure on the basis of media report is not only unfortunate but also illegal as per the allegation has not been yet proved. Okay, क्योंकि allegation prove नहीं हुआ है तो फिर इस कारण से इनका removal जो है वो illegal है, unfortunate है. Present your view on the removal of Mr. A and also state whether the temporary appointment of Mr. B is valid or not. तो क्या यहाँ पर सिर्फ न्यूज के बेसिस पर शेयर होल्डर के पास ये अधिकार है क्या कि वो डायरेक्टर को रिमूव कर सकते हैं? तो हाँ, अधिकार तो है। सेक्शन 169 ये बोलता है अगर डायरेक्टर जो उसने मिसमैनेजमेंट किया है, राइट, मिसमैनेजमेंट में इन्वॉल्व हुआ है, तो यहाँ पर जरूरी नहीं है कि वो चीज प्रूव हो, ठीक है, बिना प्रूव हुए भी उससे रिमूव किया जा सकता है। शेयर होल्डर्स के पास ये राइट है, वो रिजोल्यूशन पास करके डायरेक्टर को रिमूव कर सकते हैं, लेकिन हाँ उससे अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट तो दी जानी चाहिए, राइट। तो आपको ये लिखना है कि हाँ जी बिल्कुल, द रिमूवल ऑफ मिस्टर ए इज वैलिड प्रोवाइडेड द रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड इज गिवन टू मिस्टर ए। ओके, उसके अलावा क्या मिस्टर बी को अपॉइंट किया जा सकता है? टेम्परेरी बेसिस पर किया जा सकता है, लेकिन वहां पर रिजोल्यूशन जो है वो पास किया जाना चाहिए। तो बी का अपॉइंटमेंट जो है वो तभी वैलिड होगा अगर रिजोल्यूशन पास किया गया है तो। ऑलराइट, तो यहाँ पर आपको सेक्शन 169 का रेफरेंस देना है और आपको दोनों के लिए अपने व्यूज प्रेजेंट करने थे। ए एंड बी के लिए ए का अपॉइंटमेंट रिमूवल जो है क्या वो वैलिड है? बिल्कुल वैलिड है। बी का अपॉइंटमेंट वैलिड होगा अगर रिजोल्यूशन पास किया गया है तो। ऑलराइट, तो यहाँ पर हो जाता है आपका सारा का सारा पेपर का डिस्कशन फिनिश ऑफ। यहाँ पर हमने बहुत ज़्यादा डिटेल में एनालिसिस नहीं किया है, डिटेल में आंसर को डिस्कस करने का एज सच मीनिंग नहीं निकल कर आता है। जो प्रोविजंस एप्लीकेबल हो रहे हैं, जो भी सेक्शंस का रेफरेंस है वो मैंने आपको दे दिया है। तो आप अब आपकी रेलेवेंट टेक्स्ट बुक, आपकी जो मटेरियल है स्टडी मेट, उससे देख सकते हैं आफ्टर यू फिनिश ऑफ योर ऑल द एग्जाम्स। ऑलराइट, सो best of luck for your next exams. Till then, bye bye.